Good morning, children. How's you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit and fine, and welcome back after the half yearly exams. I hope you all have done excellent in your half yearly exams. Today, before the exams, we have discussed the 10 chapters. Okay, and from today, I'm starting a fresh new chapter of your science textbook, and the name of the chapter is Light, Shadows, and Reflection. A very interesting chapter, children, and this is chapter number 11. Children, we see so many objects around us, colorful, different varieties of objects. For example, on the way to the school, we see things like the buses, cars, bicycles, trees, animals, and sometimes flowers also. So, how do you think? How do you think we see all these objects? With our eyes, isn't it? अभी आगे पता चलेगा, ठीक है, कि हाउ वी सी ऑल दिस थिंग्स. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट द नाइट. अगर इन्हीं चीज़ों को हम रात में भी कंसिडर करें, जो चीज़ें हमने डे में देखा, ओके, सो थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कंप्लीटली डार्क. अगर पूरी तरीके से कंप्लीटली डार्क है, क्या रात में वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे? आंखें तो अभी भी आपके पास हैं, डे टाइम में भी थी, रात में भी आपके पास आइज हैं, बट क्या इन द नाइट कैन यू एबल टू सी? वट विल यू सी? सपोज यू गो इन साइड अ कंप्लीटली डार्क रूम. Are you able to see any objects in the room? No. But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in that room. है ना? So what we conclude from here? यहाँ से conclusion क्या निकल रहा है बच्चों? कि without light, things cannot be seen. समझ में आया? Without light, things cannot be seen. Even light हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. यानी हम लाइट की मदद से ही कोई भी चीज़ देख सकते हैं. मीन्स द लाइट इज समथिंग दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. इन सिंपल लैंग्वेज क्या कह सकते हैं हम? कि लाइट इज समथिंग दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. वी कैन नॉट सी एनी थिंग इफ देर इज नो लाइट. रिमेंबर दिस थिंग, है ना? वी कैन नॉट सी एनी थिंग इफ देर इज नो लाइट, है ना? You see, the torch bulb is an object that give us what? Light of its own. Sun is the another familiar object that give us lights on its own. During the day, its light allows us to see the object. है कि नहीं? डे टाइम में जो सन है, सन जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, उसी की मदद से हम चारों ओर चीज़ें देख पाते हैं अपने आसपास, है ना? तो बच्चों, ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट द लाइट, okay, the objects, point my words, the objects that give out the light are called luminous objects. याद रहेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वेयर एज द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट, ध्यान रखना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट नहीं देते हैं आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. समझ में आया? जैसे सन हो गया, कैंडल हो गया, है ना, टॉर्च हो गई, है ना, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप प्लीज टेल मी द 2 or 3 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, देन चेयर, फैन, शूज, टेबल, बेड, बैग, दीज ऑल आर व्हाट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये हमें कोई भी लाइट प्रोवाइड नहीं करते. तो समझ में आया बच्चे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? Luminous objects are those which give out the light, whereas the non-luminous objects which do not give out the light. समझ में आया? So this is all about what? Luminous and non-luminous. Okay? अच्छा, एक बात बताओ, sources of light क्या होता है? Sources of light. Any object that give out light is called source of light. ध्यान रखना, है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है या हमें लाइट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट. यानी वो लाइट का सोर्स है ना? वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सन है, कैंडल है, टॉर्च है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है. ये सब क्या है? दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है? तो जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे. अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों, कि जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं.
एक नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। यानी जो आपके सोर्सेज ऑफ लाइट हैं दे कुड बी ऑफ टू टाइप्स, एक नेचुरल हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड यानी जो हम लोग मनुष्य ने बनाया है ना। तो नेचुरल सोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे सन, स्टार्स, या कुछ ऐसे इंसेक्ट जैसे फायर फ्लाई, है ना। ये क्या है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी इसको हमने नहीं बनाया, ये नेचर में है। सन हो गया, स्टार्स हो गए, है ना, फायर फ्लाइज हो गए, जुगनू देखा रात में जुगनू चमकता है। सो दीज ऑल आर व्हाट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जबकि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में क्या क्या होगा, जो हमने बनाया है, कैंडल हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लेजर टॉर्च हो गई, कैंडल हो गई, है ना, टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, बल्ब हो गया, ये सब आर्टिफिशियल है। तो बच्चों जो सोर्सेज ऑफ लाइट हो ये टू टाइप्स का हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल, दूसरा क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम उसके लिए एक और हमने बेस माना था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। याद आया कुछ? चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था रीग्रुपिंग में, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं ना, दे ट्रांसमिट द लाइट डिफरेंटली। यानी जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, यानी अपने आर पार जाने देते हैं या रोकते हैं, या क्या होगा वो आगे देखेंगे, है ना। तो बेस्ड ऑन द वे दे ट्रांसमिट द लाइट, मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, है ना। यानी वो कितनी लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई भी मटेरियल, उसके बेस पे हम मटेरियल को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से हैं? ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे लाइट के बेस पे। हमने वहां किस बेस पे पढ़ा था? हमने वहां ये देखा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि इफ यू कैन नॉट सी थ्रू एनी ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल भी ना देख पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल, टेबल के आर पार नहीं देख सकते, वॉल, दीवाल, दीवाल के आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो क्या है, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़ा था वो बता रहा हूं अभी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में हमने क्या पढ़ा था, हम उसके आर पार क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, उसके हम आर पार देख सकते हैं इजिली, है ना। तो वो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक चीज हमने वहां पे क्या सीखा था, ट्रांसल्यूसेंट। याद आया? क्या पढ़ा था हमने, ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई उसके हम आर पार देख सो सकते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देगा, हेजी दिखाई देगा, बहुत ही क्लियरली दिखाई नहीं देगा आर पार। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोले, ट्रांसलूसेंट। अब यहां पे यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पे हम जानेंगे कि इन्हीं मटेरियल्स को, है ना, हम लाइट के बेसिस पे कैसे कंसिडर करेंगे या कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। यहाँ पे एक्टिविटी 1 दिया गया है जहाँ पे इरेजर, प्लास्टिक के स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर या पीस ऑफ क्लॉथ आपको इकट्ठा करना है ना। और इन सारे ऑब्जेक्ट्स के आर पर आपको देखने की कोशिश करनी है और फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है, कौन सा ओपेक है और कौन सा ट्रांसपेरेंट है, इस टेबल में आपको फिल करना है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो बच्चों, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई अब हम लाइट के बेसिस पे इन ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो देखो बच्चों, मटीरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू सिग्निफिकेंट स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। कहने का मतलब ये है सीधी भाषा में बच्चों कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिसके थ्रू जो लाइट है वो कंप्लीटली पास हो जाए, है ना। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास हो जा रही है अच्छे से कंप्लीटली, यानी दैट मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। यानी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है या ट्रांसपेरेंट शीट है उसके थ्रू कोई जो लाइट होगी वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, आर पार जा सकती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। मैं लाइट के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। एंड वी कैन एबल टू सी थ्रू दिस मटेरियल वेरी क्लियरली। क्यों? क्योंकि लाइट आर पार जा सकती है इनसे। अब समझ में आया क्यों क्लियरली देख सकते हैं? क्योंकि इनके आर पार लाइट क्लियरली, दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम,
सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगा, ऐसे मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट नॉट कंप्लीटली, है ना। इनसे क्या होगा, जो लाइट होगी वो कंप्लीटली पास नहीं होगी, थोड़ी बहुत पास होगी, इसीलिए हम थोड़ी बहुत चीज़ें को आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। थर्ड आपका ओपेक है। ओपेक के थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती और इसीलिए हम इसके आर पार देख नहीं सकते। तो समझ में आया लाइट के बेसिस पे हम कैसे इन ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड व्हाट, ओपेक मटेरियल्स, है ना। तो समझ में आया। मटेरियल, फर्स्ट वन इज मटेरियल दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एग्जांपल में क्या हो सकता है, क्लियर वाटर, क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर, है ना। समझ में आ रहा है। सेलोफेन पेपर जो आप अपने कॉपीज बुक्स पे चढ़ाते हो कवर के रूप में, है ना। सेकंड है मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट नॉट कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। यहाँ पे हम क्लियरली हम नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट्स को आर पार इनके। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बटर पेपर, है ना, या पेपर स्मीयर्ड विद ऑयल, स्मोक्ड ग्लास, ये सारी चीज़ें हो गई। थर्ड है आपका मटेरियल दैट कंप्लीटली ब्लॉक द लाइट, और जिसके थ्रू लाइट पास हो ही नहीं सकती, दे आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। आ रहा समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स ये हो गया, अब आते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। बच्चों अगर आप देखो कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आप सनलाइट में कैरी करिए, ठीक है, सनलाइट है उसमें कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट कैरी करिए, तो आप देखेंगे उसके बगल में यानी उसके नीचे आप क्या देखोगे, पैच, डार्क पैच आपको फॉर्मेशन दिखेगा ग्राउंड पे, है ना। वो क्या है, वो शेडो है। क्या है वो, शेडो है। शेडो से आप बहुत भली भांति परिचित हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि भाई शेडो क्या होता है ना। आप कहीं भी लाइट के पास अगर आप खड़े हो तो आपके पीछे आपकी शेडो का फॉर्मेशन होगा। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो सन के डायरेक्शन की अपोजिट आपके क्या होगा, शेडो का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हैं, आपको पता है ना। तो बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्या अगर आप अंधेरे में जाओगे वहां आपको शेडो क्या दिखाई पड़ेगा, कैन यू एबल टू सी योर शेडो इन द डार्क रूम और एट द नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, नो यू कांट सी बच्चों, आप नहीं देख सकते, है ना। आप अपनी शेडो को तभी देख सकते हैं जब वहां पे कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट हो। क्लियर है ना। यानी आप अपने शेडो को कब देख सकते हैं, जब वहां पे क्या हो, सोर्स ऑफ लाइट हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक और चीज चाहिए शेडो बनाने के लिए, क्या, कोई ना कोई ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। अगर आपके पास ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप शेडो का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो थर्ड चीज आपको क्या चाहिए बच्चों, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, यू नीड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट अभी मैंने बताया क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती, वो क्या हो जाएगा, आपको ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इसके अलावा भी क्या कोई और चीज चाहिए, जरा सोच के बताओ मुझे। दो चीज तो मैंने आपको बता दी, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए शेडो के फॉर्मेशन के लिए, दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। थर्ड चीज क्या हो सकती है, कैन यू टेल मी एनीवन, सोचो जरा, मैं बताता हूं। देखो बच्चों, इसके लिए एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जाते हैं। अब शाम के समय एक्टिविटी 3 है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, गार्डन में अंधेरा हो रहा हो, ठीक है, एक टॉर्च लेके जाइए, एक कार्डबोर्ड लेके जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या होना है, अपने फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए और उसके सामने से टॉर्च क्या करिए, ग्लो करिए, ठीक है। आपको क्या उसकी शेडो कहाँ दिखाई देगी, उसके फेस पे आपको क्या करना है ना, उसके फेस पे आपको क्या करना है, टॉर्च ग्लो करना है और आप उसकी शेडो को ढूंढिए, क्या आपको उसकी शेडो कहीं दिखाई देगी। इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। दूसरे केस में क्या करना है कि आप अपने फ्रेंड को खड़ा करिए, उसके सामने से उसको टॉर्च ग्लो करिए और उसके पीछे एक बच्चे से बोलिए कि कार्डबोर्ड लेके खड़ा हो जाए।
और तब जब आप लाइट जलाएंगे तो उस समय क्या उसकी शेडो दिखाई देगी? कहाँ दिखाई देगी? कार्डबोर्ड पे उसकी शेडो पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई, क्या? कि थर्ड चीज जो रिक्वायर्ड है शेडो के फॉर्मेशन के लिए वो क्या है? स्क्रीन चाहिए। क्या चाहिए? स्क्रीन। और वो स्क्रीन कहाँ होना चाहिए? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। स्क्रीन कहाँ होना चाहिए बच्चों? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो तभी बनेगा जब उसके पीछे कोई स्क्रीन होगी। यानी वो शेडो बनने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? ग्राउंड पे बनेगी। तो ग्राउंड इज क्या होगा? ग्राउंड क्या हो जाएगा आपके लिए? एक स्क्रीन का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी पीछे आपको कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए। यू नीड अ स्क्रीन। तो बच्चों एक चीज यहां पे क्लियर हुई, क्या? वो ये कि शेडो के फॉर्मेशन के लिए वी नीड अ थ्री थिंग्स। फर्स्ट, अ सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड, एन ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड वन इज अ स्क्रीन और एनी सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कोई स्क्रीन चाहिए या ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो आपका शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिमेंबर, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए अब आपको समझ में आया कि अंधेरे में, यानी जब हम डार्क में होते हैं तो हमारा शेडो का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है बच्चों, है ना। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो वी नीड थ्री थिंग्स। कैसे डिफाइन करेंगे शेडो को बच्चों? लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि शेडो की डेफिनेशन नहीं दी है यहां पे। ओके, एन एरिया ऑफ डार्कनेस formed by an opaque object obstructing the light is called a shadow. फिर से बोल रहा हूं, an area of darkness formed by an opaque object obstructing the light is called a shadow. ठीक है, यानी एक ऐसा एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बने, जो किसी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है यानी रोकता है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट किसी किसको, लाइट को आने से रोकेगा तो उसके पीछे शेडो का फॉर्मेशन होगा, और वही क्या कहलाता है? शेडो कहलाता है। समझ में आ रहा है मेरी चीज़ें? ठीक है ना। अभी कुछ और चीज़ें में, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडो, है ना। एक्टिविटी 4, कैरेक्टर, यानी शेडो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों, वो जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि आपको अगर शेडो की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता होगी तो फिर आप आगे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपको एक रेड फ्लावर दे दूं, एक येलो फ्लावर दे दूं, उन दोनों की शेडो कैसी होगी? सोच के बताओ। मैंने आपको एक रेड फ्लावर दिया और एक आपको येलो फ्लावर दिया, उन दोनों की, अब मैंने कहा इनकी शेडो का फॉर्मेशन करिए। आप उसको धूप में लेके खड़े हो गए, ग्राउंड पे उनकी शेडो बनी दोनों फ्लावर्स की। दोनों फ्लावर्स की शेडो कैसी होगी? रेड वाले फ्लावर की रेड होगी और येलो वाले फ्लावर की क्या येलो होगी? बिल्कुल नहीं। रेड वाले फ्लावर की भी शेडो ब्लैक होगी, है ना, और येलो वाले फ्लावर की भी शेडो ब्लैक ही होगी। इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई यहां पे, क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक हमें मिला। क्या मिले? पहली कैरेक्टरिस्टिक मिल गई, क्या? कि शेडो जो है वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों? ब्लैक होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या मिली बच्चों? अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन, और अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द शेडो। यानी शेडो को बनाने के लिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, वो किसी भी कलर का हो, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो शेडो बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी बच्चों? ब्लैक बनेगी। तो कभी कभी इमेज में और शेडो में डिफरेंस पूछ लेता है। तो इमेज क्या होगी? इमेज तो भाई कलरफुल होगी ना, जैसे आपकी पिक्चर खींची जाती है कैमरा में, वैसे ही एकदम, अगर आपने रेड शर्ट पहनी है तो रेड ही शर्ट बनेगी वहां पे आपकी इमेज में। लेकिन शेडो में ऐसा नहीं है। समझ में आया? ओके। सेकंड थिंग, अगर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे आपने चेयर, एक चेयर आपने धूप में रख दी, ठीक है, और ग्राउंड पे उसकी शेडो बन रही, तो आप वहां देखोगे कि सिर्फ उसकी आउटलाइन बनती है। शेडो की आउटलाइन, आउटलाइन समझ रहे हो? यानी टेबल के बीच में क्या लगा हुआ, फूल पत्ती लगी है या उसमें कुछ भी डिजाइन बना हुआ, वो डिजाइन वहां दिखाई नहीं देगा आपको, सिर्फ उसकी आउटलाइन दिखाई देगी शेडो में, है ना। जबकि इमेज में क्या होता है?
इमेज में अगर आपने आपके जो है आपके जो शर्ट के बटन अगर रेड ग्रीन ब्लू है, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर, तो रेड ग्रीन ब्लू भी दिखाई देगा। कुछ अगर डिज़ाइन बनाओ तो डिज़ाइन भी आपको इमेज में शो होगा, लेकिन शेडो में सिर्फ आपकी आउटलाइन दिखाई देती है। ध्यान दिया कभी आपने, है ना? अगर आप शेडो में खड़े हैं तो सिर्फ आपकी आउटलाइन दिखाई देगी। अगर आपने कोई बुक रखी है रेक्टेंगुलर तो उसकी सिर्फ आउटलाइन, बाहर का जो बॉर्डर आउटलाइन दिखाई देगी। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया बच्चों कि इट ओनली शोज द शेप और द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी डिटेल नहीं शो करेगा। ध्यान रखना, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? इट ओनली शोज द शेप और आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट शो यू द डिटेल्स। थर्ड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कि आपको पता है आप शेडो के साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। ये एक मजेदार चीज है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है ना, कि आपके शेडो के साइज को छोटा और बड़ा कैसे कर सकते हो, जरा सोचो, सोच के बताओ मुझे, है ना, कि आप शेडो के साइज को स्मॉल या बिग कर सकते हैं क्या? क्या कोई ऐसा है तरीका जिससे आप शेडो के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं? मैं बताता हूं। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं और आपके सामने बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है और पीछे आपके वॉल है, दीवार है। आप ध्यान दो कि जब आप उस बल्ब के पास जाते हो, है ना, जो सामने से जो बल्ब है, जब उसके पास आप जाते हैं तो पीछे दीवार पे आपकी शेडो बड़ी हो जाती है। देखा है? आप ऑब्जर्व करना, या एक टॉर्च में, एक हाथ में टॉर्च ले लेना, दूसरे हाथ को आप अब टॉर्च के पास लेके आना, तो आप पीछे दीवार पे देखोगे कि आपके हाथ का यानी जो पाम है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। और जैसे ही आप उस लाइट से यानी सोर्स ऑफ लाइट से अपने पाम को दूर ले जाएंगे, आपके जो शेडो का साइज है वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप अपने शेडो को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चा? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि हाउ विल यू मेक योर शेडो बिग या स्मॉल, कैसे बड़ा और छोटा आपकी शेडो हो सकती है? तो कैसे हो सकती है, क्या लिखेंगे? तो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? ध्यान से सुनो, द साइज ऑफ अ शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, है ना। यानी आपकी शेडो कितनी बड़ी होगी ये डिपेंड करेगा कि सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है ना, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सोर्स ऑफ लाइट के करीब जाएंगे, उसके पास जाएंगे तो शेडो बड़ी बनेगी, और अगर उससे दूर जाएंगे तो शेडो छोटी बनेगी। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने यहां पे शेडोज की जानी। ऑलवेज ब्लैक इन कलर, only shows the outline and shape of the object, and the third, the size of the shadow depend on the distance between the object and the source of light. So these all are the three very important what characteristic. आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर। आज इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट टाइम हम लोग पिन होल कैमरा बनाना सीखेंगे। यस ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पिन होल कैमरा, हॉलीडेज के बाद मिलेंगे तो पिन होल कैमरा बनाना सीखेंगे। ठीक है, हॉलीडेज होमवर्क मैंने आपको दे दिया है बच्चों, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, लीव्स कलेक्ट करनी है, 20 लीव्स कलेक्ट करनी है। लीव्स कलेक्ट करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करना है, उनकी डिटेल स्टडी करनी है और उसको टैबुलेट करके लिखना है अपने कंक्लूजन्स को। ठीक है, दूसरा आपको जो जॉइंट्स मैंने चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड आपके घर में कौन कौन से टाइप उसी टाइप से मिलते जुलते जॉइंट्स अगर आपके घर में है तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, और एक और मैंने दिया है, द थर्ड वन इज दिस मेजरमेंट एंड मोशन से भी क्वेश्चन है, आई थिंक सो। अभी मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आप वीडियोस देखने के बाद ग्रुप में देखिए, ये होमवर्क्स होगा, उन होमवर्क्स को अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो डेफिनेटली यू कैन बी आस्क, ठीक है। लीव्स का जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मार्जिन्स को छोड़ दीजिएगा, उसमें मार्जिन मत लिखिएगा क्योंकि मार्जिन अभी पढ़ाया नहीं मैंने। बाकी उसमें वेनेशन देखिएगा उसका, ठीक है, उसकी शेप देखिएगा वो कैसी है ना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और उसको टैबलेट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।